जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अरसलान साहिल। जैसा कि आपको मैंने 6 बजे बताया था कि सिर्फ़ आज हम 2 घंटे की ब्रेक लेंगे और 2 घंटे के बाद जो है वो एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। तो अब्दुल सलाम चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी एक दफ़ा तशरीफ़ लाए थे, यहाँ पर इंटरव्यू इन्होंने दिया था और कमाल का सेशन रहा था। जितने भी हमारे अभी तक 20 इंटरव्यूज़ हुए हैं, उन 20 में से सिर्फ़ 2 इंटरव्यू ऐसे थे जिनका दौरानिया जो है वो 1 घंटे के करीब था और ये सारा जो है वो गेस्ट के ऊपर होता है। गेस्ट जितना ज़बरदस्त किस्म का हो तो गुफ्तगू जो है वो उतनी अच्छी होती है। तो आज दोबारा अब्दुल सलाम चौधरी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो बगैर जो है कुछ टाइम ज़ाया किए, बगैर वक़्त ज़ाया किए, सबसे पहले तो मैं दोबारा अब्दुल सलाम चौधरी साहब को जो है खुशामदीद कहता हूँ अपनी तरफ से और हमारे जितने सामीन होंगे। सर आप दोबारा तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला, आपकी तशरीफ़ आवरी का सर बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच। हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी उसका फीडबैक बड़ा कमाल का रहा और उस डिस्कशन से सबको बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला। तो उसी दिन हमने डिस्कस किया था कि हम इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे किसी और टॉपिक पे, कोई और बात, कोई और डिस्कशन। तो फिर हुँ। हमारा टाइम फाइनल हुआ और आज सही हो गया। चलिए सर, जो है सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिलख़ुसूस चूँकि लाइब्रेरी के हवाले से और लाइब्रेरी के अंदर फिर जो ई-लाइब्रेरी है पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, उस हवाले से होगा, बुक रीडिंग के हवाले से और रीडिंग कल्चर के हवाले से आज की हमारी ये सारी डिस्कशन होगी। तो इसमें सर सबसे पहले ये बताइएगा, इस पर रोशनी डालिएगा कि लाइब्रेरी की अहमियत जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? और आज के दौर में ये जो ई-लाइब्रेरी है, इस पर स्पेशली बात कीजिएगा कि ई-लाइब्रेरी जो है वो किस तरीके से अपना किरदार अदा कर रही थी? जी देखिए अरसलान, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास इस टाइम समझने के लिए अगर मैं चीज़ों को मज़ीद क्लासिफ़ाई करूँ तो 2 तरह की लाइब्रेरी हैं। पहली हमारी होती है ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़, जैसी पाकिस्तान में बहुत सारी हैं, ऑलमोस्ट बल्कि सभी हैं कि ई-लाइब्रेरी को छोड़ के, जो पंजाब का इनिशिएटिव था। इसमें किताबें होती हैं, पुरानी किताबें, प्रिंटेड किताबें मौजूद होती हैं, कोई डिजिटल वीडियो नहीं होता जहाँ से आप सीख सकें, आपने पुरानी किताबें उठानी हैं। और मोस्टली ये जो पाकिस्तान में लाइब्रेरीज़ यूज़ होती हैं, ये सीएसएस की तैयारी के लिए होती हैं, पीएमएस की तैयारी के लिए होती हैं और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी हमारे होते हैं टेस्ट वगैरह, उन सब की तैयारी के लिए मोस्टली। अब जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कल्चर पाकिस्तान में उतना डेवलप नहीं हुआ पास्ट 70 इयर्स में और इससे पहले भी नहीं था अगर मैं बताऊं तो। हमारा रुझान कम है, लेकिन फिर भी किसी हद तक हम मौजूद थे इस सारे सर्कमफेरेंस में। किताबें पढ़नी, अखबार पढ़नी या किसी न किसी तरीके से हम जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास आती थी उसको हम किसी न किसी तरीके से कैरी करते थे, अब्जॉर्ब करते थे, डिस्कशन होती थी और वो एक बड़ा फ्रूटफुल सा एनवायरनमेंट। लेकिन पास्ट 10 इयर्स हमारे पास चीजें बड़ी तेजी से बदली हैं। स्मार्टफोन्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, तो जो दुनिया है वो डिजिटल मीन्स पे कन्वर्ट होगी और अब वो पुरानी बातें नहीं रही, अब वो पुरानी किताबें पढ़ने का शौक नहीं रहा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने जो डिजिटल मीन्स हमको नए मिले, हम उनको अच्छे तरीके से कैरी नहीं कर पाए, हम उनको समझ ही नहीं पाए कि हमें इनको कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, हमारे लिए कितना फायदेमंद है। और हमने हम अपना पुराना जो स्केड्यूल था, अपनी पुरानी जो चीजें थी, हमने उनको जो है वो रिप्लेस कर दिया नई चीजों से। और जो नई वर्ड है जिसको हम डिजिटल वर्ड कहते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन से ज्यादा जो चीज मौजूद है वो मिस इन्फॉर्मेशन। आप फेसबुक की पोस्टें देख लें, द मोस्ट रिलायबल डिजिटल सोर्सेज उसके बारे में भी कहा जाता है कि इस पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो भी अथेंटिक नहीं है, किसी हद तक वो रिलायबल है, लेकिन आप उसको मुकम्मल एक्यूरेट मान के उसकी बातों को आप नहीं लेना चाहिए। तो जो किताबें थी, किताबें लिखने से ऐसा होता था कि कोई भी राइटर जब किताब लिखता था तो वो पूरी रिसर्च होती थी उस पर, उसके बारे में पढ़ा जाता था। लिटरेचर रिव्यू एक चीज होती है रिसर्च में कि आप पहले ये देखते हैं कि इस पे, इस जो डोमेन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इस पे पहले किस किस बंदे ने काम किया हुआ है। आप वो सारा काम पढ़ते थे, वो शक्कत वाला काम था, मेहनत वाला काम था, लेकिन जो प्रोडक्ट आपकी तैयार होती थी वो प्रोडक्ट इस लाइक होती थी कि उसको देखा जाए, पढ़ा जाए। आज हमारे लिए आसान हो गया, हमने फेसबुक खोल लिया है, एक स्टेटस लगाना है, छोटा सा, बेशक हमने कॉपी करना है और हमें खुद नहीं पता होता कि जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो इधर ठीक भी है या नहीं ठीक है, या सिर्फ हम अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि वो बात जो हम शेयर कर रहे हैं या स्टेटस पे लगा रहे हैं वो हमें अच्छी लगी है। तो ये मिस जितना डिजिटल दुनिया होगी उतना मिस इन्फॉर्मेशन का भी काम
गया। लेकिन लाइब्रेरीज अपनी जगह पे वो 100 साल पहले भी उतनी इंपॉर्टेंस थी, उतनी उतनी उनकी वैल्यू थी, आज भी उतनी वैल्यू है। और आप लाइब्रेरीज को कभी नहीं कर सकते, हम नेशनली देखें या इंटरनेशनली देखें, तो लाइब्रेरीज नेशंस की डेवलपिंग में, उनकी एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रोल होता है जो लाइब्रेरीज होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हम सिर्फ CSS PMS की तैयारी करने लाइब्रेरी जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि किताबें लेनी है, और अगर हम पास ना हुए तो बाद में किताबें जो है वो ज़ाया हो जाएंगी। तो इस वजह से हम ये प्रेफर करते हैं कि लाइब्रेरी। सही। सर बहुत शुक्रिया। इकबाल ने जैसे कहा था कि तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी दामा भी है। तो बिल्कुल लाइब्रेरी से हमारे ऊपर है कि हमने जो है वो क्या चीज़ हासिल करनी है। और बहुत शुक्रिया सर। सेकंड जो है वो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि पाकिस्तान और बाहर के जो डिफरेंट ममालिक हैं उनमें जो जो डिफरेंस है बुक रीडिंग कल्चर के हवाले से, इसकी वजूहात क्या हैं और उसको कम हम कैसे कर सकते हैं? जी अरसलान, बड़े मजे का टॉपिक है। मैं इस पे कल रात को ही पढ़ रहा था, इवन की एक बड़ी मजे की पोस्ट मेरे सामने आई जिसकी वजह से मुझे इस पे ना मेरा दिल चाहा कि मैं इस पे मजीद पोस्ट पढूं। मैं एक फोटो देख रहा था, एक बल्गारिया की एक पब्लिक लाइब्रेरी थी, और उसके बाहर जो किताब जो बेंच बना था वो इस स्टाइल का था कि वो किताब एक खुली पड़ी है। इतना वो यानी बड़े मजे के एस्थेटिक थे उस टेबल के। हम्म। तो मैंने फिर देखा कि नेशनली जो लाइब्रेरी का रुझान है वो कितना है, और पाकिस्तान में उसका अ, यानी पाकिस्तान किस हद तक है। तो मुझे रिसर्च से बड़ी मजे की चीज पता चली। 2016 में इंटरनेशनली तमाम दुनिया की लाइब्रेरीज जो है वो काउंट हुई। चाइना में सबसे ज्यादा लाइब्रेरीज मौजूद थी, उनकी तादाद 51,000 थी, 51,000 प्लस। उसके बाद रशिया का नंबर अच्छा। था, और रशिया जो है वो 46,000 पे था। और उसके हम्म। बाद जो नंबर था वो ग्रेजुअली कम होते गए, USA आया। लेकिन जब मैंने पाकिस्तान पे मैं पहुंचा, जो कि लिस्ट में बहुत नीचे था, तो मुझे सिर्फ 400 लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज नजर आई। 2016 में जो भी, मैं 2020 में बात कर रहा हूँ तो शायद 800 भी हो। लेकिन हम्म। उस लिस्ट में मुझे पता चला कि इराक और कॉन्गो जैसी कंट्रीज में हमसे ज्यादा लाइब्रेरी। तो एक सोचने वाली बात थी कि हम इतने पीछे क्यों रह गए। इंटरनेशनली आपने देखा होगा, अगर आप फुटेजेस वगैरह देखते हैं या इंटरनेशनल मूवीज देखते हैं, तो जो उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनकी बसेस हैं या उनकी जो ट्रेन हैं, अ, वो उनमें भी वो लोग किताबें पढ़ते हैं। लेकिन हमारा मिजाज ही ऐसा है, हमें मोबाइल देखना है, हम एयरपोर्ट पे बैठे हों, वो लोग किताबें पढ़ रहे होंगे और हम जो है वो मोबाइल में लगे होंगे। तो क्यों ना जब तक फ्लाइट नहीं आती तो एक गेम ही हो जाए पबजी, या कुछ टिकटॉक्स देख ली जाए। तो ये सारी प्रायोरिटी की बात होती है। वो लोग, उन लोगों को आइडिया है कि कोई चीज, किताबें जो हैं वो कितनी। लास्ट जब से ये लॉकडाउन हुआ है, 180 मिलियन डॉलर्स की किंडल बुक्स सेल हुई हैं अमेजोन पे, जो कि सिर्फ अच्छा। एक एक प्लेटफॉर्म है ई बुक्स। तो उस पे अगर सही। इतनी, एंड हम आप भी समझ चुके होंगे अभी तक की डिस्कशन के, तो उस 180 मिलियन में से पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल हम्म। होगा। और पाकिस्तान में भी ग्रोथ आई है, लेकिन पाकिस्तान में ग्रोथ आई है नेटफ्लिक्स अकाउंट्स की परचेजिंग में। हमारे सही। हमने ट्रेंड्स भी देखे नेटफ्लिक्स पे क्या। तो सारी बात प्रायोरिटी की होती है, हमने टाइम किस चीज को देना है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम अगर एज अ नेशन बात करें तो हमारे लिए टाइम, हम टाइम को करेंसी नहीं कंसिडर करते, हम सिर्फ पैसे को कंसिडर करते हैं कि पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और इसी वजह से हम्म। हम उन चीजों को उतना यूटिलाइज नहीं करते। काश हमें लाइब्रेरी और किताब की इम्पोर्टेंस पहले पता होती, तो हमारे बच्चे, हम लोग, या जितने भी लोग जो इस जनरेशन से बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता था। हमारी डायरेक्शंस बेहतर हो सकती थी, हमें हम ज्यादा मेच्योर हो सकते थे। लेकिन हम इंफॉर्मेशन जो कि किताब से लेनी थी, उसके बजाय हम मिस इन्फॉर्मेशन में चले गए जो कि हमें सोशल मीडिया से मिली। तो उसका रिजल्ट आपके सामने है, हम इकोनॉमिकली कहाँ खड़े हैं, हम इंटेलेक्चुअली कहाँ खड़े हैं, और हम बस बहैसियत कौन का। हम्म। सही। बिल्कुल सर। न हो तबीयत है जिनके काबिल वो तरबियत से नहीं संवरते, हुआ ना सरसब्ज रह के पानी में अक्स सर वो किनार जो का,
अगर लर्निंग एटीट्यूड हमारे अंदर ही नहीं है तो जितनी किताबें हों, जितनी इन्फॉर्मेशन के मीन्स हों, वो सब मिलकर भी हमें जो है वो कुछ मुहैया नहीं कर सकते। सर बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ लतीफ़ रहमानी साहब मौजूद हैं, लिखते हैं माशाल्लाह जी सर, बहुत शुक्रिया। उसके बाद मोहम्मद जुनैद साहब मौजूद हैं, लिखते हैं काइंडली माइक का इस्तेमाल करें। माइक सर अवेलेबल है नज़दीक? जी क्या आवाज़ बिल्कुल वैसे आ अवेलेबल। रही है? जी कल। मैं क्या, जी जी। अच्छा जी अरसलान। जी सर, अच्छा हमारा आज की जो डिस्कशन थी उसका एक ख़ास मकसद था, और वो ये था कि पंजाब के मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर जो ई लाइब्रेरीज़ हैं, उनके साथ अभी कुछ दिनों पहले ये जो एक वाक़या था कि उनकी जो इमारत हैं और उनका वो सारा जो फर्नीचर वगैरह है, वो सारी चीज़ें स्पोर्ट कम्प्लेक्स को दे दी जाएँ। और हमारे इधर सिटी में डीजी खान में भी ई लाइब्रेरी मौजूद है। और जिस तरीके से बाज़ औक़ात एक बात की जाती है कि जितने सरकारी इदारे हैं, उन इदारों में से ये जो 1122 का इदारा है, ये बड़े बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो मेरे ख्याल में 1122 के साथ साथ ये जो ई लाइब्रेरी है, मैंने इसके स्टाफ को देखा है, शफ़कत रफ़ीक साहब डीजी खान में इधर हमारे जो हैं वो हेड हैं। तो उनके साथ सलाम दुआ है। मतलब इतना जो है वो नाइस किस्म के इंसान है, और वो पता नहीं चलता वहाँ पर जाकर बैठते हैं और वो सारा आप इंटरनेट वहाँ पर यूज़ करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप अवेलेबल हैं, और वो सारा उनका फर्नीचर है, सफाई-सुथराई, मतलब लगता नहीं है कि ये कोई जो है वो सरकारी इदारा है या सरकारी कोई जो है इंस्टीट्यूट है। तो ये इतना मतलब एक बेहतरीन किस्म का माहौल था इधर डीजी खान में। स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे, यूथ यहाँ पर आती थी, और मुख्तलिफ यहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस होते थे, जो कि ई लाइब्रेरी के स्टार्ट होने के बाद यानी कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस हुए। बाहर से मेहमान आते थे, मुख्तलिफ यहाँ पर सियासी, समाजी, मुआशरती यहाँ पर जो है ट्रेनिंग सेशंस होते थे। मोटिवेशनल सेशंस भी यहाँ पर काफ़ी सारे हुए, डिफरेंट कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, और स्कूलों के बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर आते थे। एक बेहतरीन माहौल था लर्निंग के लिए। लेकिन जब से हुकूमत का ये फैसला आया और स्टाफ को जो है उन्होंने निकालने की बात की, तो एक अजीब किस्म की टेंशन जो है वो उस स्टाफ के अंदर भी, और ज़ाहिर-सी बात है जो उस इदारे से, जो उस जगह से फ़ायदा उठा रहे थे स्टूडेंट्स भी, उनके अंदर भी देखने में आई है। तो सर इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो फैसला है हुकूमत का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, और ये जो है इसके क्या बुरे असरात जो है मुरतब हो सकते हैं? अरसलान, इस स्टोरी की ना दो साइड्स हैं। सही। मैं चाहूंगा कि मैं दोनों पे बात करूं। मैं खुद जी ई सर। लाइब्रेरी लाहौर का पढ़ रहा हूँ। ई लाइब्रेरी लाहौर जो है वो हेड ऑफिस है तमाम पंजाब की जितनी लाइब्रेरीज है। और ई लाइब्रेरी लाहौर में 3,000 प्रिंटेड किताबें और 1 लाख से ऊपर जो है वो ई बुक्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, हुँ। इसके अलावा कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि पेड अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक वेबसाइट है मेंटोर बॉक्स के नाम से, उसमें आपको सही। किताबों की समरीज करती है। वो कंटेंट भी ई लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, क्योंकि लाइब्रेरी पे करती है उनको। और देन वो कंटेंट जो है वो ई लाइब्रेरी के जो ऑडियंस है, जो उनके लोग पढ़ने वाले हैं ई लाइब्रेरी में आते हैं, उनको फ्री अवेलेबल है। दूसरी बात, लाइब्रेरीज हिट करती हैं या लाइब्रेरीज जो अपनी ऑडियंस इंगेज करती हैं, वो करती हैं अपने एनवायरनमेंट में। ई बिल्कुल। लाइब्रेरी लाहौर का और जितना भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी भी लाइब्रेरीज मौजूद हैं, ये अपने इन्वायरमेंट की वजह से यूनिक थी। आप कायदे आजम यूनिवर्सिटी लाहौर, सॉरी कायदे आजम जो है अपना लाइब्रेरी लाहौर, वहां चले जाएं और आप ई लाइब्रेरी चले जाएं, आपको इन्वायरमेंट में बड़ा फर्क नजर आता है। उसकी वजह ये है हुँ। कि इन्वायरमेंट ही वो चीज होती है जो एक इंसान को इंगेज करके रखती है। वहां पर बैठने की सहूलतें अच्छी हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, टैबलेट्स अवेलेबल हैं, लैपटॉप्स अवेलेबल है। पर्पज ये था कि यहाँ पर इनको इंगेज कर सके, लोग हुँ। पढ़ाई की तरफ आए और लोग बात करें, तालीम की बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक इशू है कि हम जब हम हमें कुछ सक्सीड करता है, हमें जब हमारा सक्सेशन पीरियड आता है, एक गवर्नमेंट एक रूल बनाती है, वेरी नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आती है तो वो उसको अबॉर्ड कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, और देन वो कहते हैं कि नहीं जी ये नहीं ठीक, और इसको आप ऐसे कर लें। पर्पस भी अगर इस काम का मैं देखूं तो कभी ये नहीं होगा कि आपको आपकी गवर्नमेंट इससे कितना फायदा उठा गवर्नमेंट आपकी इससे कितना फायदा उठाएगी। उन्होंने पॉलिटिकल गेन देखना होता है कि हुँ। हमारे हमें 5 साल बाद इसका क्या फायदा है। हम एज ए नेशन
पार की जितनी कंट्रीज है, मैं आपको बताऊं, यूएसए में 100 साल पहले शाहजी कोट करते होते हैं अक्सर कि 100 साल पहले वहां पर पार्किंग प्लाजास बन रहे थे। और लोग ये कहते थे कि वो लोग कहते थे कि अभी अभी तो इतनी गाड़ियां नहीं है जितने आपने यहाँ पे पार्किंग प्लाजे बना दिए। तो वहां पर जो हम्म। थिंक टैंक्स थे, जो विजनरी लोग थे, वो ये कहते थे कि 100 साल बाद इतनी जरूरत पड़ जानी है इनकी कि हमें तब समझ आएगी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। सही। हमारा विजन 5 साल से आगे नहीं जाता, हमने अगले इलेक्शन का देखना होता है। हम रोड्स बनाते हम्म। हैं, उनको रोक देते हैं कि 4 साल होंगे उसके बाद शुरू करेंगे, इलेक्शन से 3 महीने पहले या 3 हफ्ते पहले हमने इनको कंप्लीट करना। देन हम जो है एक चीज हम फखर के तौर पे बता सकेंगे जी कि हमने आपकी ये रोड बना दी है, हमने मेट्रो बना दी, हमने ऑरेंज लाइन, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात ना करूं, जितने भी हैं, हमारा एज ए नेशन ये बिहेवियर है। हम लॉन्ग टर्म की प्लान ही नहीं करते, हम विजन ही नहीं सोचते। आज जो दुबई है वो 20-25 साल पहले ऐसा दुबई नहीं था, वो दुबई सही। डिफरेंट था। वहां पे वो सहरा था और लोग थे, बुद्धू थे, सारे रहते। आज दुबई आप जाके देखें क्या था, सिर्फ वहां पर एक ऐसा रूलर आया जिसने 20 साल की प्लानिंग की, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की इस पे पूरी केस स्टडी है। वो बताते हैं कि बिल्कुल। कैसे साल पहले उन्होंने एक चीज की पूरी प्लानिंग करके इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की, और आज दुबई हब है। अब टूरिज्म में देख लें आप, बिजनेस में देख लें, एंटरप्रेन्योरशिप में देख लें, वो हर चीज में आती हैं, सिर्फ विजन का। हमारा विजन 5 साल का होता है, हम देखते हैं। दूसरी हमारी ये होती है कि हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है। हमारे स्कूल जो है वहां पे बहसेबंदी होती है, तो फिर हम उनसे ये भी उम्मीद रखेंगे यहाँ पर एजुकेशन मिलेगी, तो फिर ऐसा तो नहीं होता। इसी तरीके से जो ई लाइब्रेरीज हैं, उनका भी कोई पॉलिटिकल फायदा किसी ने देखा होगा, जो वहां पर लोग हैं, यहाँ जो लोग असर में इस टाइम मौजूद हैं, उन्होंने देखा होगा जी कि हम इसको बेहतर तरीके में यूज कर सकते हैं अपने लिए, अवाम के लिए नहीं, अपने लिए। हम्म। तो जब वो सही। चीज को देखते हैं, उनका नजरिया अपनी मफाद है, अपनी खुदगर्जी है, तो फिर वो कभी नहीं देखेंगे कि लोगों की इसके लिए क्या जरूरत है। दूसरी बात, इसको मैं और आप नहीं बदल सकते, हम सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और हम ये बात कर सकते हैं कि जी ना बंद करें, ना बंद करें। अभी हालिया में मिसाल लेते हैं, एचएससी के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनका इशू चल रहा था कि एग्जाम्स ना लें, ऑनलाइन एग्जाम्स। ट्विटर ट्रेंड्स चले, 60-70 हजार एक दिन में ट्वीट्स हुई, ट्रेंड पे चली गई है ट्वीट, लेकिन पेपर्स रुके, पेपर हुए क्यों? वो जो लोग पावर में हैं, जो लोग इस टाइम रूल कर रहे हैं, उन्होंने वही करना है जो उनका दिल करेगा। उन्होंने अगर वाकई नेशन को किसी खाते में लेना होता, उन्होंने वाकई सोचना होता लोगों के लिए, तो फिर वो इस तरह का इकदाम ही ना करते, वही लाइब्रेरीज को बंद करने का सोचते ही ना। लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहली बात है, हम एहतजाज करें, बैठें, सोचें, और हम रैलियां निकालें, लेकिन उससे शायद 10% चांसेस हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो हो जाएगा। लेकिन जो लोग, यानी कि दोबारा मैं विजन की बात करूंगा, कि जो लोग सुन रहे हैं या जिन लोगों को इंटेलेक्चुअली इन बातों की समझ है, वो क्या करेंगे? वो अभी रुकेंगे, आज से 10-15 साल बाद जब वो गवर्नमेंट में होंगे, बहुत सारे लोग जो होते हैं इस टाइम जो हमें सुन रहे हैं, उनमें से कोई बंदा गवर्नमेंट में होगा, वो तब जाके इन चीजों को दोबारा बहाल करेगा। ये काम जो होगा ये टाइम टेकिंग है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। और हम्म। तब तब जो ऑर्डर्स इशू होंगे, वो एक मेच्योर होगा, उसको लाइब्रेरीज की इंपॉर्टेंस का पता होगा। वो ये नहीं सोचेगा कि 5 साल बाद मेरा क्या बनना है, वो ये सोचेगा कि अगर लाइब्रेरीज बनती हैं तो 10-15 साल बाद एक अच्छी कौम हमारे पास डेवलप होगी। ये थी जी एक साइड स्टोरी की। दूसरी बात ये है कि क्या वाकई हमें लाइब्रेरीज की जरूरत भी है? एक थीसिस का एंटी थीसिस होता है। जब हम किताब लिखते हैं या कोई भी रिसर्च करते हैं, हम एक पढ़ते हैं उस चीज के हक में। मतलब मैं अगर आपको मिसाल दूं तो कहते हैं जी कि 10 से 4 बजे तक सोना चाहिए, एक रिसर्च है। इसकी एक एंटी रिसर्च भी है कि आप जिस चीज पे अपने आप को ढाल लें, जिस चीज पे अपने आप को प्रोग्राम कर लें, आप उसके मुताबिक वैसे हो जाते हैं। तो 10 से 4 बिल्कुल। मायने नहीं रखता। एक रिसर्च होगी और उसकी एक एंटी रिसर्च होगी, जिसको थीसिस या एंटी थीसिस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लाइब्रेरीज की जरूरत से ज्यादा हमें किताब का कल्चर डेवलप करने की जरूरत है। वो हमारे पास नहीं है। हमारा हमसाया कंट्री इंडिया, वहां पर एक एडिशन में जो अच्छी किताब है उसकी 50,000 कॉपीज फर्स्ट एडिशन में बनती हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो सेल आउट हो जाती है। रोबिन शर्मा की एक किताब जिसको द 5M क्लब कहा जाता है, वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, 1.5 करोड़ कॉपी उसकी सेल हुई है, और ज्यादा हम्म। मेच्योरिटी है इंडिया में।
एफएम क्लब यहाँ पर पढ़ने वाले कितने हैं वो आपके सामने होंगे, आप इसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता होगा इन चीजों का। अब है क्या, हमारे यहाँ किताब पढ़ने का रुझान ही नहीं, वही मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात। हमारे पास फेसबुक के लिए अवेलेबल है, हम उस पर जो आता है मान लेते हैं, और मान के हम वही स्कूल ऑफ थॉट्स हम कैरी करते हैं, हम वैसे ही जाहिल बन जाते हैं जैसी हमने पोस्टें पढ़ी होती हैं। तो अगर हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे ही नहीं, मैं भी इस डिस्कशन पे आने से पहले, एक तो कल रात की मेरी रिसर्च थी जब हमारी बात हुई इस पे, उसके बाद मैं हमारे 2-3 दोस्त हैं, वो 2-3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आए। मैं उनसे जाके मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपकी यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी थी उस पर कितने लोग आते थे? मुझे मैक्सिमम जो नंबर मिला वो 10 का नंबर मिला, और 10 में से उन्होंने बताया 6 लोग वो थे जो न्यूज़पेपर पढ़ने आते थे, और 4 वो लोग थे जो अदबी लोग थे जिनका और कोई काम नहीं था, तो उन्होंने आके लाइब्रेरी में बैठना। तो हमारी गैलप का सर्वे है 2018 का, हमारे 75% लड़के या लड़कियां या स्टूडेंट्स वो किताब पढ़ते ही नहीं है, करिकुलम के अलावा। हर 4 में से 3 स्टूडेंट्स किताब नहीं पढ़ते, जो एक पढ़ते हैं उनकी ड्यूरेशन मैं आपको बता देता हूँ, वो हफ्ते में 1 घंटा किताब पढ़ते हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें उन लोगों के साथ जिनको हम सक्सेसफुल मानते हैं, तो एक सीईओ एक हफ्ते में, या एक, अगर मैं उसको एनुअली लेके जाऊं तो 60 किताबें पढ़ता है एक साल। तो आप हिसाब लगा लें, पर वीक एक किताब बनती है, एक वीक एक किताब से भी ज्यादा बनता है। तो हमने सोशल मीडिया पे उनको फॉलो कर लेना है, हमने जो कपड़े उन्होंने पहनने हैं वो हमने पहन लेने हैं, लेकिन जो बिहेवियरली और प्रोग्रामिंग है जो उन लोगों की, कि जो इंटेलेक्चुअली वो जितने लोग ग्रो हुए, हम उतने नहीं ग्रो होंगे। क्यों? वो का मुश्किल है। कपड़े पहनने आसान है, ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट आसान है, लेकिन उनको इंटेलेक्चुअली फॉलो करना, किताबें पढ़ना, बच्चे 2-2 साल के उनको आईफोन चलाना आता है, लेकिन जो खुद मार्क जकरबर्ग है जिसने फेसबुक बनाई है, उसके घर में अलाउ नहीं था कि 8-9 साल से पहले बच्चा फोन यूज करते। सेम विद आईफोन फाउंडर स्टीव जॉब्स, उसके घर में भी अलाउ नहीं था। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम लीन हो चुके हैं स्मार्टफोन्स की तरफ। अगर हम जब बच्चे होते हैं, मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बता देता हूँ यहाँ पर। एक, आपका बच्चा हमेशा एक बंदर जैसा बिहेवियर होता है उसका। आप जो करते हैं ना, वो वही उसको रेप्लिकेट करता है। आप 7 साल तक, आप अगर अच्छे बुक रीडर हो ना, और आपके हाथ में फोन से ज्यादा किताब होती है, तो आपका बच्चा आपकी किताब आपसे खींच के फाड़ देगा। लेकिन अगर आप उसको फोन देते हो तो वो पूरी जिंदगी फोन पे लगा रहेगा। हमने उसकी प्रोग्रामिंग ही वैसे करनी है, हमने उसको दिखाना ही हमेशा फोन है, कि हमारे पास फोन है जी, आप फोन देखें, ये ले। उसको चुप करवाने के लिए हमने फोन दे देना, गेम खेलो, वो स्क्रीन पे कभी ऐसे करेगा कभी ऐसे करेगा, तो जो हमारे पास अवेलेबल है हमने उसको वो दे देना। तो जब हमने उनको डेवलप ही नहीं किया किताबें पढ़ने के लिए, तो फिर वो लाइब्रेरीज में जाएंगे कहाँ से? दूसरी बात, हमारे यहाँ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आप इस सिस्टम का हिस्सा हो, मैं आपको कुछ चीज बड़ी मजे की चीजें बताता हूँ। हमारे कितने टीचर्स ऐसे हैं जो किताबें रिकमेंड करते हैं? जीरो। क्या वजह है? कुछ भी नहीं। टीचर्स का अपना इंटेलेक्चुअल लेवल ही कोई नहीं है, उनको पता ही कोई नहीं है। हमारी रिसर्च होती है, कोई बंदा किताबें नहीं रिकमेंड करता। मैं आपको एक सिंपल सा हल बता देता हूँ। हमारे टीचर जब किताबें रिकमेंड करने शुरू करते हैं, अगर हम अपने टीचर से वाकई इंस्पायर है, मिसाल के तौर पर मेरा एक टीचर है जो मुझे पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाता है या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता है, वो मुझे कहता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री पे ये एक अथेंटिक किताब है, आप इसको जाके पढ़ो। सवाल ही नहीं पैदा होता, वो लड़का जो किसी टीचर के कहने पे या किसी दोस्त के कहने पे एक अच्छी मूवी जो उसकी रिकमेंडेड है वो देख लेता, तो वो जाके किताब नहीं पढ़ेगा। लेकिन हमारा टीचर तब का भी वैसा है, उसने खुद कभी किताबें नहीं पढ़ी, उसने स्टूडेंट को क्या रिकमेंड करना। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पर केस स्टडी देता हूँ, केस स्टडी बड़े मजे की है। कासिम अली शाह साहब का प्रोग्राम लगता था 7 न्यूज पे, गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ। शाह जी ने जिस जिस किताब के बारे में प्रोग्राम किया है, वो किताब का एक एक एडिशन वहां से गायब। जहां लोगों ने सुना और वहां से उन्होंने ऑर्डर किया ये किताब हमें दे। ठीक है, आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल उठा लें, आप कामयाब नौजवान उठा लें, ये जितनी किताबें शाहजी ने जिस 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 किताब पे प्रोग्राम किया, वो किताबें मार्केट में चलने लग पड़ी। उसके बाद इमरान खान साहब ने पीछे कुछ दिन पहले किताब रिकमेंड की, उसका नाम था द लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री।
वो किताब आपको उस दिन के बाद जितने भी किताब सेल करने वाले थे, उन्होंने किताब उस किताब पे पेड पोस्टर लगानी, स्पॉन्सर्ड पोस्टर लगानी शुरू कर दी कि ये किताब हमारे पास अवेलेबल है, आप इसको खरीदें। लोगों ने परचेज की, आप नीचे कमेंट्स पढ़े उन पोस्टों के जाके, लोगों ने लिखा हुआ है हम्म। प्राइस कितनी है, ये एड्रेस है, आप हमें किताबें भेज दें। हमारा सही। जो क्या है, जिससे हम इंस्पायर हैं, आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप पॉलिटिशियंस हैं, जब ये लोग, जिनसे लोग इंस्पायर हैं, जब ये लोग किताब की बात ही नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा किताब की तरफ। वो तो यही सोचेंगे कि यार बस मूवी है या इनकी कोई तकरीर सुन लो तो बात है। हाँ साहब की एक अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि हाँ साहब किताब रिकमेंड कर देते हैं। गाजी हाँ। उर्तगल इतना हिट और फेमस ना जाता पाकिस्तान में अगर इमरान खान साहब ने इसको ना इतना हाइप दी होती। तो हम्म। बात ये है कि लोग इंस्पायर होते हैं, लोग उनसे सीखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और जो किताबें वो पढ़ते हैं, अगर खान साहब एक किताब पढ़ते हैं तो खान साहब का कुछ जियाला है जो उनको फैन है, जो उनको फॉलो करता है, खान साहब एक किताब रिकमेंड करें और उनका जियाला ना पढ़े तो हो सकता है। तो जितने लोग जो इस टाइम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, उनको चाहिए कि किताब का कल्चर प्रमोट करें। ये वह तरीका है मेरे नजदीक जिससे किताब बड़ी जल्दी इस माशरे में पेनिट्रेट कर जाएगी। किताबों के साथ साथ हम रिसर्च की तरफ आएंगे। अब आप रिसर्च का देख लें, हमारी यूनिवर्सिटीज में क्लासेस होती हैं, ए टू जी प्रेजेंटेशन सामने आती है, प्रोफेसर आता है, पहली स्लाइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, सब कुछ पढ़ा शढ़ा के उसके बाद उसने चले जाना। यार अगर कोई प्रोफेसर, कोई टीचर हमें ये पूछता कि यार आधी मैं पढ़ा देता हूँ, जाके आधी लाइब्रेरी से ढूंढो, हम्म। फिर लड़का रिसर्च करता, फिर देखता। अगर अगर किसी का कोई थीसिस होता कि जाके शफाक साहब की किताबों पे पढ़ो, कुछ लिख के लाओ, फिर वो पढ़ता, फिर वो राजा गिद्ध भी पढ़ता, फिर वो जाविया भी पढ़ता, तो फिर कहानी बनती थी, फिर हमने इंडक्शन करनी थी सोसाइटी में किताबों की। तो अगर वाकई हम चाह रहे हैं कि इस सोसाइटी में किताबें इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसका आसान तरीन हल है कि जिन लोगों से ये लोग इंस्पायर हैं, बेशक वो पॉलिटिकली हैं, बेशक वो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स हैं, या कोई भी इंसान है, अगर वो किताबें रिकमेंड करनी शुरू कर दे तो ये लोग आप देखेंगे ये ऐसे बदलेंगे, ये ऐसे बदलेंगे। इन्होंने मोबाइल फोन छोड़ना है और किताब पढ़नी शुरू कर देनी है। और यही बाहर की कंट्रीज में होता है, वो लोग एजुकेटेड ज्यादा हैं, उनके लोग पढ़ने वाले ज्यादा हैं। वो एक दौर ऐसा भी था, मैंने किसी कहावत में पढ़ा था कि वो ये देखते थे जब रिश्ता लेने के लिए जाते थे तो वो देखते थे कि लड़के की लाइब्रेरी कितनी बड़ी है। सही। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अगले दिन मैंने अपने पेज पे एक पोस्ट शेयर की थी और पोस्ट बड़े मजे की थी कि कहते हैं कि अगर आप किसी घर में जाते हो पानी पीने तो उसकी किताबें भी देखो कि वो किताबें हम्म। उसकी कितनी है। अगर वो उसके घर में किताबें नहीं है ना तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा अगर आप उसके साथ कोई डिस्कशन करते हो तो। आप सही। देख लें, ये छोटी छोटी चीजें आप इंड्यूस कर लें। अब जहां तक ये लाइब्रेरी की बात है, हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम उसको गेन करते। हमारे पास डिजिटली कितनी चीजें ऐसी थी जो हम कर सकते थे। ई लाइब्रेरी जब मैं गया तो वहां पर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर एक ऐसा स्कैनर भी अवेलेबल मौजूद है कि आपकी 500 साल पुरानी किताब है जो पढ़ी नहीं जा सकती, आप उस स्कैनर में डालो, वो आपके डिजिटल कॉपी बना के दे देगा और आप उसका एक एक लफ्ज पढ़ सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, लेकिन हम खुद हम्म। काम करने वाले नहीं हैं, हम हमारा उस तरफ रुझान ही नहीं है। तो फिर लाइब्रेरीज क्या करेंगी? लाइब्रेरीज तो खाली पड़ी रहेंगी जैसे वो हमेशा से आई हैं। तो सही। अगर किताब कल्चर प्रमोट हो जाता है तो लोग खुद डिमांड करेंगे कि लाइब्रेरीज होनी चाहिए, और जब लाइब्रेरीज आएंगी तो फिर नेशन ग्रो करेगी। हम्म। सही। सर बहुत शुक्रिया चौधरी असद महमूद साहब यहाँ पर हैं, माशाल्लाह अब्दुल सलाम। जी सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और शफकत रफ़ीक जुगरानवी साहब यहाँ पर मौजूद है। सर वो लिखते हैं कि रीडिंग कल्चर ना सिर्फ डेवलप हो रहा था बल्कि कम्युनिटी को भी इंगेज किया जाता था। तो लेकिन जब से मतलब है कि ये इशू हुआ है तब से वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। और डीजी खान की अगर हम बात करें तो लिखते हैं कि डीजी खान की ई लाइब्रेरी में रजिस्टर्ड मेंबर्स 4,000, यानी कि 4,000 लोग वहाँ पर रजिस्टर्ड थे ई लाइब्रेरी में। लेकिन उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। और इसके साथ साथ जो स्टाफ है जिसको यानी कि बरतरफ किया गया है, तो उसके आजकल की जो सूरत हाल है ये लॉकडाउन के हवाले से, तो माशी तौर पर यानी कि जॉब से यानी कि उनको निकालना, तो ये भी एक यानी कि टेंशन वाली बात है, परेशानी वाली बात है। तो इस पर भी सर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि काम हो रहा था, एंगेजमेंट हो रही थी और अपना किरदार जो है वो ई लाइब्रेरियाँ वो कर रही थी, लोग मुतवज्जे भी हो रहे थे। लेकिन इस इशू की वजह से ये सब कुछ जो है वो दोबारा ज़ीरो हो गया।
अरसलान, जहाँ तक मैं समझा हूँ ना, ई लाइब्रेरी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से जल्दी इवॉल्व हुई है और इसने पेनिट्रेट बड़ी जल्दी किया है सोसाइटी में। अब बिल्कुल हमारे लोग अगर किताबों से भागते हैं ना, तो उनके पास उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप लैपटॉप्स पे पढ़ लें। आपको हम टैबलेट देते हैं, आप टैबलेट्स पे पढ़ लें। आप गूगल हम्म स्कॉलर लें। आप आपका जो पेड है कंटेंट सारा जो आपको वेबसाइट्स देती है, वो हम आपको फ्री देते हैं, आप वो पढ़ सही लें। तो एक अच्छी फिजा डेवलप हुई। लेकिन जैसे हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हमने किसी चीज को लॉन्ग टर्म नहीं बनाना होता, हमने जीटी रोड बनानी है, तो जब उसको बने हुए 1 महीना हो जाना तो फिर हमने उसको खोद के फिर उसमें पाइपलाइन डालनी है, पहले नहीं डालनी, उसके बाद हमने उसमें पाइपलाइन डाल दी। तो हम्म हमने कुछ भी शुरू करना है, लेकिन जब उसका कोई सक्सेशन पीरियड आना, जब अगले बंदे आना, तो उसने कहना कि नहीं जी, ये तो उनका काम था, इसका पॉलिटिकल गेन उनको हुआ है, तो ये तो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अब हमारी है तो अब हम देंगे कि हमारे हक में क्या ठीक है। तो लोगों की तो परवाह नहीं करनी ही नहीं है। दूसरी बात, ई लाइब्रेरीज या कोई भी सेक्टर जब डेवलप होता है, तो सोसाइटीज के जो लोग होते हैं उनको फायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट आती है। मैं आपको बात बताऊं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अभी ई लाइब्रेरी डेवलप हुई थी, इसने तहसील लेवल तक जाना था। 387 ईयर्स के राउंड अबाउट तहसील है पंजाब की, एक एक तहसील में ई हम्म लाइब्रेरी बननी थी। और इससे 10,000 12,000 लोगों का रोजगार जोड़ना था। कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई सफाई वाला, कोई लाइब्रेरियन, कोई केयर टेकर, बहुत सारे लोगों ने इसके साथ जुड़ना था। तो एक बिल्कुल रोजगार भी ऐसा था, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव था कि लोग यहाँ से आते, लोग इसके साथ जुड़ते, लोग सीखते, नुकसान नहीं था। इतना बजट, इससे ज्यादा बजट तो हम फैशन इंडस्ट्री और बहुत सारे कामों में जाया कर देते जितना हम इस पे लगा सकते थे। हम्म लेकिन फिर बात के हमने सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेम देखना होता है। हमारी सोच लिमिटेड है, तो जब तक सोच बड़ी नहीं होगी, हम तब तक नस्लों का नहीं सोच सकते। और किताबें जो हैं और लाइब्रेरीज का काम नस्लों वाला है, ये आपको 1-2 दिन में या 5 साल में नहीं बदलती। अगर आपने अगली जनरेशन को ठीक करना है तो आपको लाइब्रेरीज आज से बनानी पड़ेगी। तो यही फर्क है एक लॉन्ग टर्म लीडर में, जो एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है, और शॉर्ट टर्म लीडर्स में। और रिजल्ट आपके सामने। हम्म जी सर, बहुत शुक्रिया। जहाँ पर जितने हमारे सामीन हैं, आज अब्दुल सलाम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हमारी जो डिस्कशन थी उसका टॉपिक लाइब्रेरी, बुक रीडिंग और रीडिंग कल्चर, और इसके साथ साथ जो बिलखसूस ई लाइब्रेरी जो पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में है, उस हवाले से आज की हमारी सारी डिस्कशन थी। तो अगेन अब्दुल सलाम चौधरी साहब की तशरीफ़ आवरी का और उनका इस अपना एक्सपीरियंस और अपना विजडम जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, अपना नॉलेज और एक केस स्टडी और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की, इन तमाम चीज़ों का सर अगेन बहुत शुक्रिया अपनी तरफ से और सामीन की तरफ से, जिन लोगों ने हमारे साथ यहाँ पर वो ज्वाइन है, हमें सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तमाम अहबाब की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप तमाम को खुश रखे। मैं आप तमाम अहबाब की तरफ से और अपनी तरफ से आज के हमारे जो गेस्ट थे अब्दुल सलाम चौधरी साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आखिरी एक कमेंट है शफकत रफ़ीक जुगरानी, थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आपकी मोटिवेशन से ही हमने जो है ये एक इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया था, और आपका बहुत शुक्रिया सर शफकत रफ़ीक साहब। और सर अब्दुल सलाम साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का अगेन बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ेदार। हमने सोचा था कि शायद थोड़ी सी डिस्कशन होगी, लेकिन फिर भी जो है आधा घंटे से ऊपर हो गई है, तो यही कमाल है। तो सर फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक पर ज़रूर डिस्कशन होगी। तो आज जो है फिर हम ब्रेक लेते हैं 24 घंटों का, और 24 घंटे की ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा हम वापस लौटेंगे किसी नए उन्वान के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर किसी दिन डिस्कशन होगी, और फिर हम 15 मिनट का ही प्लान करेंगे, लेकिन फिर डिस्कशन 35 मिनट पे चली जाएगी इंशाल्लाह। एक हेल्दी डिस्कशन फिर सही। और थैंक यू सो मच फॉर आपका, कि आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस बनाए और इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमें बात करनी थी उस पर हमारी डिस्कशन जो है बड़ी चलती रही है। थैंक यू। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।